नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 से। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आधिकारिक आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी आज से 7 RCR में रहेंगे। पीएम बनने के बाद मोदी अभी तक गुजरात भवन में ही रह रहे थे। प्रधानमंत्री आवास 7 RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट तक एक खास तरीके की सुरंग बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले पीएम होंगे जो अपने घर 7 RCR से एक सुरंग के जरिए सफदरजंग एयरपोर्ट जा सकेंगे। इस सुरंग का मकसद पीएम की सुरक्षा और उन्हें भीड़ भाड़ से बचाना है। 7 RCR से बन रही सुरंग का एनिमेशन कुछ इस तरह का होगा। पीएम आवास से नरेंद्र मोदी की कार निकलेगी और 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में सफर तय कर सफदरजंग एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। 2 महीने के भीतर इस सुरंग को बना लेने की खबर है। ये सुरंग कमाल अंतातुर्क रोड, गोल्फ कोर्स और सफदरजंग अस्पताल होते हुए सफदरजंग हेलीकॉप्टर हैंगर पर जाकर खत्म होगी। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 2010 में सुरंग का काम शुरू किया था। फिलहाल इस सुरंग को बनाने का जिम्मा डीएमआरसी को दिया गया है। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने की तैयारी में भी हैं। सूत्रों से खबर है कि वो अगले 2 दिनों के अंदर देश के नाम संबोधन करेंगे। इंडिया न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 15 जून के बाद और बजट सत्र से पहले हो सकता है। इस विस्तार में कुल 25 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, जिनमें राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। खबर है कि जिन मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं, उनका विभाग बांटकर नए मंत्रियों को एडजस्ट किया जाएगा। खबर है कि जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला वहां से भी मंत्री बनाए जाएंगे। विस्तार में टीडीपी के 2 मंत्री हो सकते हैं। शिवसेना से भी 2 राज्य मंत्री हो सकते हैं। शिवसेना से अडसूल आनंदराव विठोबा और चंद्रकांत भाऊराव खैरे मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं अपने विभाग से नाखुश माने जा रहे अनंत गीते का मंत्रालय भी बदला जा सकता है। हिमाचल से अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि और उत्तराखंड से बीसी खंडूरी या भगत सिंह कोश्यारी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अभी तक हिमाचल और उत्तराखंड से कोई भी मंत्री नहीं है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी के तौर पर दूसरा मुस्लिम चेहरा भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिहार से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा है। 16वीं लोकसभा का पहला सत्र 4 जून से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में विशेष सत्र की तारीख तय हो गई, जो 4 जून से 12 जून तक चलेगी। शुरुआती 2 दिनों में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि 6 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और फिर 9 जून को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संयुक्त भाषण होगा, जिस पर 10 और 11 जून को चर्चा होगी। साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही 9 जून से शुरू करने का फैसला हुआ। कैबिनेट में नरेंद्र मोदी ने अपना 10 सूत्रीय एजेंडा रखा। जनता की उम्मीदें पूरी करना पहली प्राथमिकता होगी। एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्था पर खास जोर देना और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटना भी शामिल है। बुनियादी ढांचे को सुधारना और निवेश को बढ़ावा देना मोदी के एजेंडे में है। इसके अलावा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार ई-ऑक्शन करवाएगी। सरकारी नीतियों में स्थायित्व पर जोर होगा और इस पर तय समय सीमा में अमल किया जाएगा। मोदी के एजेंडे में नौकरशाही का मनोबल बढ़ाना भी है, ताकि नतीजों से डरे बिना अफसर काम कर पाएं। नए विचारों का स्वागत करने और काम करने की छूट देने की बात मोदी ने कही। साथ ही मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय बनाने पर जोर दिया। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को पहले 100 दिनों का एजेंडा तय करने को कहा। साथ ही उन्होंने मंत्रियों को 3 मंत्र दिए: गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, डिलीवरी और नीतियों को लागू करना। उन्होंने कहा गवर्नेंस, डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट, और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। इससे पहले मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि वो अपने अपने राज्य मंत्रियों को काम का बंटवारा भी कर दें। मोदी ने मंत्रियों से कहा कि राज्य सरकारों से आने वाली चिट्ठियों और सांसदों के साथ साथ आम लोगों के पत्रों को भी गंभीरता से लिया जाए।
कैबिनेट बैठक में कई मंत्री बगैर लाल बत्ती वाली गाड़ी से पहुंचे। वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिन गाड़ियों में आए उनमें लाल बत्ती नहीं लगी थी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा संसदीय सीट की सांसदी से इस्तीफा दे दिया। वो वाराणसी से सांसद बने रहेंगे। मोदी वडोदरा और वाराणसी दोनों ही सीटों से जीते थे और उन्हें एक सीट छोड़नी ही थी। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अमित शाह वडोदरा से चुनाव लड़ सकते हैं। मोदी सरकार के नंबर 2 मंत्री राजनाथ सिंह ने कल औपचारिक तौर पर गृह मंत्री का चार्ज ले लिया। मंत्रालय जाकर उन्होंने कार्यभार संभाला। अफसरों ने इस मौके पर गुलदस्ता भेंट कर उन्हें बधाई दी। गृहमंत्री के तौर पर पदभार संभालने से पहले राजनाथ सिंह ने देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल को याद किया। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास गए और फूल चढ़ाए। राजनाथ सिंह ने गृहमंत्री का पदभार संभाला तो उनके डिप्टी किरण रिजिजू ने गृह राज्य मंत्री का चार्ज लिया। मंत्रालय जाकर रिजिजू ने अपना कामकाज भी शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। गडकरी मोदी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही उन्हें जहाज रानी मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण राज्य मंत्री का कार्यभार गुरुवार को संभाल लिया। 27 मई को पहले ही सूचना प्रसारण मंत्री का चार्ज संभाल चुके हैं। टीडीपी कोटे से इकलौते मंत्री बनाए गए अशोक गजपति राजू ने भी कल अपना कार्यभार संभाल लिया। गजपति को नागरिक उड्डयन मंत्री का मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच क्या बात हुई ये खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन समझा जा रहा है कि दोनों के बीच गोरखधाम रेलवे हादसे को लेकर बात हुई। मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला के एक बयान पर सियासी हंगामा मच गया है। नजमा ने कहा कि देश का मुसलमान पिछड़ा जरूर है लेकिन अल्पसंख्यक नहीं है। नजमा ने कहा था कि सिर्फ मुस्लिमों के हित की बात क्यों, ये मुस्लिम कल्याण मंत्रालय नहीं है बल्कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है। मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। तथ्य ये है कि अल्पसंख्यक तो पारसी हैं जिनकी आबादी लगातार कम हो रही है। उन्हें मदद की दरकार है। बवाल मचने के बाद अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके कहने का ये मतलब था कि अल्पसंख्यकों में पारसी अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक। पारसी अल्पसंख्यक हैं। विद इन द अल्पसंख्यक में 6 अल्पसंख्यक नियुक्त हुए हैं अलग अलग समुदाय के। उसमें मुसलमान सबसे ज्यादा मेजर है। भले ही नजमा हेपतुल्ला ने सफाई दे दी हो, लेकिन कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को अल्पसंख्यक का मतलब ही नहीं पता है। नजमा हेपतुल्ला जी माइनॉरिटीज लफ्ज के ठीक माने नहीं जानती हैं। अगर वो ये समझती हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं आता तो उन्हें चाहिए प्रधानमंत्री से बात करें और मुसलमानों को माइनॉरिटी में से निकाल दें। शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब मोदी हैं तो फिर मुसलमानों को किसी बात का डर नहीं है। मोदी जी जो है वो अपने बात के धनी है। मर्द की बात जो होती है वो एक हुआ करती है और इत्तेफाक से उनके नाम में भी नर लगा हुआ है। मर्द की जबान एक होती है, तो इसीलिए हमने मोदी की तारीफ करने के बाद शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने मांगों की लिस्ट भी थमा दी। उन्होंने मोदी से मांग की है कि मुसलमानों को मिलने वाले पैकेज का 20% हिस्सा शिया जमात को मिले। जो भी मुसलमानों को पैकेज मिले उसमें से 20% जो मुसलमानों को जो मिले उसमें से 20% शियों के लिए जो है वो मखसूस होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में 20% शिया हैं। आइटम गर्ल राखी सावंत मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के बचाव में आ गई हैं। राखी ने कहा कि ईरानी बहुत टैलेंटेड हैं। राखी ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश में पढ़ाई करके उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए। स्मृति जी से पहले जो भी मिनिस्टर रहे होंगे इस पद पे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, हालांकि वो भी क्वालिफाइड रहे होंगे। वहीं राखी सावंत ने इंडिया न्यूज से कहा कि वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भी स्मृति की तरह अपनी बहन बना लें।
मैं तो कहती हूँ मोदी जी मुझे भी बहन बना ले, मैं भी अच्छा काम करूँ। पहले आपने कहा था कि मोदी जी से आपको प्यार है, अब आपने स्टेटमेंट। प्यार तो है ना, हर अपने से बड़े होते हैं उनसे प्यार तो होना ही चाहिए। अपनी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे उठाए गए हैं। स्मृति ने यह भी कहा कि काम के आधार पर उनका आकलन किया जाए। मैं इतना ही कहूंगी कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंकें। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि पार्टी ने उनकी क्षमता को देखते हुए काम सौंपा है और वो ये काम बेहतर तरीके से कर दिखाएंगी। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं न कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, अब कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। अब इसके ऊपर ये चर्चा कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जो भी करना है हमें करना चाहिए। अनुच्छेद 370 पर बवाल तब शुरू हुआ जब पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार 370 पर खुली चर्चा को तैयार है। इस पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भड़क उठे और कहा कि 370 हटाने की सोची तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान के खिलाफ देश के कई इलाकों में विरोध हो रहा है। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उमर का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और पीएम बनने पर बधाई दी। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का यह पहला फोन था। चीन के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच विदेश नीति को लेकर बातचीत हुई। मोदी ने चीनी पीएम से कहा कि वो चीन के साथ सामरिक और कारोबारी संबंध बढ़ाने पर जोर देंगे। मोदी और चीन के पीएम में हुई बातचीत के बाद फौरन यह खबर भी आ गई कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 8 जून को भारत आएंगे। चीनी विदेश मंत्री यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। कांग्रेसी नेता टीएम मुस्तफा को राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करना महंगा पड़ गया है। पार्टी ने मुस्तफा को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ जांच बैठा दी है। दरअसल मुस्तफा ने राहुल को जोकर कहा था और बयान दिया था कि उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाना चाहिए। केरल के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएच मुस्तफा ने लोकसभा चुनाव में करारी हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा था। मुस्तफा ने राहुल को जोकर कहकर हार का जिम्मेदार ठहराया और पार्टी से इस्तीफा देने की मांग की थी। केरल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता टीएच मुस्तफा ने राहुल गांधी को पद से बेदखल करने की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल के चलते हम चुनाव हारे और अगर वो कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें जबरन हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेता मुस्तफा ने यह भी कहा था कि कांग्रेस की कमान अब प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप देनी चाहिए, उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल का व्यवहार जोकरों जैसा है और उनकी अगुवाई में पार्टी का भला नहीं हो सकता। राहुल गांधी पर अपने ही नेता के इस तरह के हमले से कांग्रेस सख्ते में है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक सुर में मुस्तफा के बयान का विरोध किया। जिसने भी ये कोई बयान दिया है उसको पार्टी के फोरम पर इसको कहना चाहिए और मैं ये समझता हूं मुमकिन है कि ये बयान ठीक ना हो। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अगर वो ये बयान न देते तो शायद मीडिया के अंदर उनका नाम नहीं छपता। नई सरकार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को मिल रही सुरक्षा जांच में छूट खत्म हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा है कि आमतौर पर हर भारतीय को सुरक्षा जांच से गुजरना चाहिए। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा को भारतीय एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच से छूट मिली हुई है। ऐसी छूट सिर्फ वीवीआईपी को मिलती है और उनकी लिस्ट एयरपोर्ट पर लगी रहती है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी इस लिस्ट के आखिर में है, लेकिन उनके आगे इनका पद नहीं लिखा गया है। वाड्रा के अलावा 26 और वीआईपी की सुरक्षा जांच की समीक्षा हो सकती है। मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम के परिवार का कोई सदस्य प्रत्याशी बनाया जा सकता है। खबर है कि मुलायम अपने ही परिवार से किसी को यहां से उतारकर अपनी पुश्तैनी सीट बचाने की जुगत में लगे हैं। मुलायम ने मैनपुरी और आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत दर्ज की थी। अब मुलायम ने मैनपुरी सीट छोड़ दी है।
उधर मुलायम के सूबे में बिजली संकट को लेकर हंगामा जारी है। वाराणसी में बिजली कटौती के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक श्यामदेव उर्फ दादा का अनशन जारी है। श्यामदेव की हालत खराब बताई जा रही है, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। यूपी में बीजेपी ने बिजली कटौती के खिलाफ पूरे प्रदेश में हल्ला। हालत खराब बताई जा रही है, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। यूपी में बीजेपी ने बिजली कटौती के खिलाफ पूरे प्रदेश में हल्ला बोल दिया। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि यूपी सरकार बदले की भावना से बिजली कटौती कर रही है। वहीं गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के खिलाफ हल्ला बोला। अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूपी सरकार चुनाव के बाद से ही ज्यादा कटौती कर रही है। करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी पर बदले की भावना से प्रदेश में बिजली कटौती का आरोप लग रहा है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सफाई देना आना पड़ा। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि वो प्रदेश में लगातार बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मसले पर बात हुई। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी त्यागपत्र दे दिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक मामले में एक लड़के को विदेश में नौकरी दिलाई गई थी, बाद में ईरान में ही उसकी मौत हो गई थी। परिवार बेटे को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। पोलावरम बांध के मुद्दे पर टीआरएस का बंद का मिला जुला असर देखा गया। हैदराबाद में वाहनों की आवाजाही सामान्य रही। महाराष्ट्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी कोटे से जितेंद्र अहवाल को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल और विधानसभा अध्यक्ष वजुभाई वाला से मुलाकात की। मुलाकात राज्य के विकास के मुद्दे पर हुई। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हरमिंदर साहब में माथा टेका। अलीगढ़ में एक महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस महिला ने चुनाव के दौरान उन्हें पत्र लिखा था, जिसमें मोदी को पीएम बनने के लिए शुभकामना भेजी थी। सुब्रत राय ने जमानत के लिए दी गई शर्तों में ढील देने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से फिर इनकार कर दिया। राहत नहीं मिलने के चलते उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के परिणाम आज जारी कर दिए जाएंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे परीक्षा के रिजल्ट को घोषित किया जाएगा। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के दिल्ली और देहरादून का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। डीपीएस वसंत कुंज के सार्थक अग्रवाल ने दिल्ली में टॉप किया है। बाजार में सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो जरा संभल के, क्योंकि आज सोने और चांदी के दाम में और गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। बदायूं में 2 बहनों के साथ गैंगरेप और उनकी हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी सिपाही समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उधर महिला आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया। आयोग ने दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद जांच दल बनाया है। दरअसल यूपी के बदायूं में गैंगरेप के बाद 2 बहनों को फांसी पर लटका दिया गया। दोनों चचेरी बहनों का शव पेड़ से लटका मिला था। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर कांच से वार किया गया था। कानपुर रेलवे पुलिस ने सेना के एक जवान को महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल सेना का यह जवान शराब के नशे में एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में लगी आग में 100 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में पार्क के अंदर लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मरने वाले के सिर में गोली लगी थी। इंदौर में एक युवक ने अपनी सास की ज्यादतियों से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये बात सच साबित हुई है खंडवा के पटाजन गांव में, जहां जमीन के अंदर दबी एक नवजात बच्ची को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में एक टीटी ने एक महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। नाराज भीड़ ने टीटी की पिटाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की प्रतियोगी रही डॉली बिंद्रा के साथ उनके पड़ोसियों ने मारपीट की सीसीटीवी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार के बगहा में छेड़खानी से तंग आकर स्कूल की लड़कियों ने एक मजनू की चप्पलों से पिटाई कर दी। स्कूल के पास कई लड़के कमेंट करते थे, इससे नाराज लड़कियों ने एकजुट होकर मजनू को सबक सिखा दिया। इंडिया न्यूज पर आप बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करिए। अमरनाथ की पावन गुफा में बाबा बर्फानी फिर अवतरित हुए हैं। आगरा को फेसबुक के जरिए साफ सुथरा बनाया जा रहा है। इस काम को इंडिया राइजिंग नाम की संस्था अंजाम दे रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में ईमानदारी की अनोखी मिसाल सामने आई है। एक किसान ने खेत से मिले चांदी के प्राचीन सिक्के पुलिस को सौंप दिए।